हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। तो देखिए, आप सोचते हो कि अभी वैकेंसी नहीं आई है, जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ लूँगा। तो जब वैकेंसी आ जाएगी तो उसके वैकेंसी के जस्ट 3-4 मंथ बाद एग्जाम होता है, तो उस टाइम ऐसे सोचते हो कि अभी क्या जल्दी है, अभी तो 3-4 महीने पड़े हैं, बाद में पढ़ लूँगा। ऐसे ऐसे करके वो दिन निकल जाते हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ पाते हो। यदि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दोगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपकी वैकेंसी आएगी, पूरा कोर्स हो जाएगा, आपने पूरा पढ़ चुके होंगे, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मेरी तैयारी है, मैं इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाऊँगा। वही कॉन्फिडेंस आपको वो एग्जाम क्लियर करवाएगा। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी तैयारी तो 99% होती है, लेकिन उस 1% कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। उस कॉन्फिडेंस की वजह से बच्चे एग्जाम से पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मत सोचिए कि कब लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी और कब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो जागो, जब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। तो कर्म करते रहो, फल की प्राप्ति तुम्हें अपने आप हो जाएगी। और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आप अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए और पढ़ते रहिए। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंदर जो सिलेबस की। हाँ, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सिलेबस, आप लैब असिस्टेंट का सिलेबस देखिए, निकलवाइए। आप नहीं निकलवा पा रहे हो तो आप ऐसा कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में आपको क्या है, सिलेबस के वीडियो मिलेंगे। तो सबसे पहले उस सिलेबस को आप अपने एक नोटबुक में उतार लीजिए, फिर उसके टॉपिक वाइज उठाकर आप पढ़िए। जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी, ये अब टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, ये अपना कौन सा है, ये पार्ट ए और बी में बंटा हुआ है बायोलॉजी का सिलेबस। बी पार्ट का पहला टॉपिक है अनुवांशिकी, जिसमें दिया हुआ है डीएनए तथा आरएनए। वहां से हम डीएनए तथा आरएनए, न्यूक्लिक अमल पढ़ रहे हैं। अनुवांशिकी का भी आगे हम पढ़ेंगे इसी अध्याय के अंदर। तो चलिए, हमारा आगे का हम स्टार्ट करते हैं और हमने क्या क्या पढ़ लिया था और क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो देखिए, न्यूक्लिक अमल, हमने थोड़ी बहुत जानकारी, बेसिक सी जानकारी देखी थी कि इसकी खोज किसने की थी तथा न्यूक्लिक अमल कितने प्रकार के होते हैं और जो इसकी इकाई है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए, न्यूक्लिक अमल की खोज करने वाले हैं फ्रेडरिक मिस्चर, या मिस्र भी बोला जाता है। इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर या फ्रेडरिक मिस्र ने की थी। इसका नामकरण, यानी इन्होंने न्यूक्लिक अमल जो नाम दिया था वो किसने? अल्टमैन ने नाम दिया था। यानी न्यूक्लिक अमल नाम किसके द्वारा दिया गया? अल्टमैन के द्वारा दिया गया। और ये इकाई किसकी है? तो ये न्यूक्लियोटाइड इसकी इकाई है। न्यूक्लिक अमल की इकाई पूछ ले तो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। जैसे प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल, एक दीवार होती है, वो दीवार किससे बनी होती है? ईंटों से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार से एक न्यूक्लिक अमल किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। तो न्यूक्लिक अमल की इकाई किसे कहेंगे? हम न्यूक्लियोटाइड को कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये किससे मिलकर बना है। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपका 3 पदार्थों से मिलकर बना है, फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षार। इसका मैंने बताया भी था कि फास्फेट के साथ शर्करा जुड़ती हैं और शर्करा के साथ नाइट्रोजनिक क्षार जुड़ते हैं। इस तरह से ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इस तरह से मैंने दूसरा क्या जोड़ दिया? एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया? 2 न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड से जुड़ी हुई चेन क्या कहलाएगी? डाई न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से इसके नीचे भी बहुत सारे जुड़े होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड कह दो, या बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। और एक यहाँ मैंने ये भी बताया था कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ किस तरह से जुड़ा होता है। तो वो देखिए कि इस शर्करा के साथ, एक शर्करा के साथ 2 फास्फेट जुड़ती हैं। कैसे? कि एक तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये इसकी फास्फेट जुड़ रही है,
इसकी शर्करा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट के साथ जुड़ती है। एक न्यूक्लियोटाइड की शर्करा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट के साथ क्या बनाती है, बंध बनाती है। इस बंध के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये कौन सा बंध है, तथा दो न्यूक्लियोटाइड की जो चैन होगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की जो चैन होगी, वो किस बंध के द्वारा जुड़ती है, वो सब हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा हुआ है। पहले न्यूक्लियोटाइड की शर्करा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट के साथ बंध बनाकर जुड़ती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए, अब हम एक एक के बारे में चर्चा हमने फास्फेट और शर्करा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में हमने देख ली थी। यदि किसी के यहाँ समझ में नहीं आ रही है तो पिछला लेक्चर जाके देखिए। ठीक है, तो फास्फेट है वो ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। ये जो फॉस्फेट है ना, ये जो फॉस्फेट यहाँ, ये ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में है। किस रूप में है? ऑर्थोफॉस्फेट, H3PO4। इसकी संरचना भी हम लोगों ने बनाई थी। किस तरह से, यहां बनाकर बता देती हूं। इस तरह से ये क्या है, H3PO4 ये संरचना होती है। ठीक है, किसकी? ऑर्थोफॉस्फेट की। ठीक है, तो इस तरह से यहां अगर पूछ ले कि फास्फेट किस रूप में पाया जाता है, तो किस रूप में पाया जाता है? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। याद रखना, फॉस्फेट किस रूप में? ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, फिर देखिए शर्करा। शर्करा यहाँ किस रूप में पाई जाती है? पेंटोज शर्करा के रूप में पाई जाती है। ये भी मैंने अच्छी तरह से पिछले लेक्चर में बता दिया था कि कार्बन की संख्या 5 होती है, जिसके कारण क्या होता है? पेंटोज शर्करा कहते हैं। ठीक है, इसका भी मैंने यहाँ दोबारा से बताया है मैंने कि डीएनए में जो होता है, डीएनए में जो शर्करा होती है वो कैसी होती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। कैसी होती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा के रूप में पाया जाता है। जबकि आरएनए के अंदर कौन सी शर्करा होती है? राइबोज शर्करा होती है। दोनों ही शर्करा क्या है? पेंटोज शर्करा है। दोनों शर्करा कैसी है? पेंटोज शर्करा है। यानी कि इन दोनों में कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, तो देखिए इसका संरचना सूत्र देख लीजिए। संरचना सूत्र है कि इसमें कितने? 5 कार्बन है। इस तरह से मैंने बता दिया है ये संरचना। यहाँ दोनों कार्बन पे एक हाइड्रोजन OH जुड़ेगा, लेकिन ये पहला कार्बन है। देखिए अंतर कहाँ है? यहाँ ये दूसरा कार्बन है। तो डीएनए में दूसरे कार्बन से एक ऑक्सीजन हट जाता है। देखो दोनों क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जबकि यहाँ आरएनए में क्या है? यहाँ ऑक्सीजन भी जुड़ी हुई है। OH जुड़ा हुआ है, यहाँ H समूह जुड़ा हुआ है। तो अंतर सिर्फ इतना है कि डीएनए की जो शर्करा है उसमें से दूसरे कार्बन से एक ऑक्सीजन हट जाती है, इसीलिए ये कैसी है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। जबकि आरएनए में क्या होता है? यहाँ दूसरे कार्बन पे क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। इसी वजह से यहाँ ऑक्सीजन 5 है, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी? राइबोस शर्करा। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था पिछले लेक्चर में। अब हम चलते हैं नाइट्रोजनिक क्षार। नाइट्रोजनिक क्षार कितने प्रकार के होते हैं तथा इसके बारे में पूरा हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नाइट्रोजनिक क्षार है, नाइट्रोजनिक क्षार 2 प्रकार के हैं। नाइट्रोजनिक क्षार समझ रहे हो ना? देखो हमने फास्फेट देख लिया, यहां से देखो ये चीज दिमाग में रखो, PSN। ये पूरा चैप्टर ही PSN पे है। PSN याद कर लो। यदि किसी के PSN याद हो गया तो ये चैप्टर आधा याद हो जाएगा। ठीक है, PSN, P का मतलब फास्फेट, S का मतलब शर्करा, N का मतलब नाइट्रोजनिक क्षार। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने फास्फेट पढ़ लिया है, हम लोगों ने शर्करा पढ़ ली है, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाइट्रोजनिक क्षार पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नाइट्रोजनिक क्षार जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्यूरिन होता है और एक क्या होता है? पिरिमिडिन होता है। नाइट्रोजनिक क्षार 2 प्रकार के होते हैं। देखिए ये एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, इसका हम संरचना सूत्र भी देखेंगे। और ये प्यूरिन कितने प्रकार का है, पिरिमिडिन कितने प्रकार का है। तो देखिए उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन, ये जो 2N+4C मैंने लिखा है, ये है कि 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 2 और कार्बन की संख्या कितनी है 4। ये इस तरह से ये वलय बनी हुई है। ये देखो 1 2 3 और 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन, 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन की एक रिंग होती है, एक वलय होती है। उस रिंग या वलय को क्या कहते हैं?
पिरिमिडिन वलय कहते हैं। उस रिंग या वलय को क्या कहेंगे? पिरिमिडिन वलय कहेंगे। ठीक है, तो इधर समझिए, ये देखिए 2 N और 4 कार्बन, तो ये तो आप कहोगे कि ये तो मैडम क्या है? पिरिमिडिन वलय है। तो मैं कहूंगी हाँ सही है, बिल्कुल ये क्या है? पिरिमिडिन वलय है। लेकिन इस पिरिमिडिन वलय के साथ एक इमिडाज़ोल रिंग यानी इमिडाज़ोल वलय पाई जाती है। तो वो कितनी होती है? 2 नाइट्रोजन तथा 3 कार्बन की क्या होती है? इमिडाज़ोल रिंग या इमिडाज़ोल वलय होती है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से जुड़ी होती है, ये देख लीजिए। सबसे पहले मैं इसको ढक लेती हूँ। इसको ढकने के बाद ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ढक लिया, ये ढक लिया, तो देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन, 1 और 2 नाइट्रोजन, ये पूरी की पूरी रिंग क्या कहला रही है? ये रिंग कहला रही है पिरिमिडिन। अब इसके बाद देखिए, इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, तो क्या दिखाई दे रहा है? 2 नाइट्रोजन, 1 और 2 और कितने? 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। 2 नाइट्रोजन और 3 कार्बन की क्या है? इमिडाज़ोल रिंग। अब देखिए यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ ये 2 कार्बन, ये क्या है? कॉमन कार्बन है। दोनों रिंगों में, दोनों रिंग जो है उसमें कॉमन कार्बन कौन सा है? तो ये 2 कार्बन कॉमन कार्बन है। इसकी संख्या पूछ सकते हैं, तो हम नंबरिंग करने वाले हैं अभी, तो आपके समझ में आ जाएगा कौन सा कार्बन इसमें प्यूरिन के अंदर, कौन से कार्बन जो है कॉमन कार्बन होते हैं। देखिए यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें कितने? 9 तत्व हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको याद रखने के लिए किस तरह से याद रखोगे कि इस तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है, उल्टी दिशा में चलकर इस तरह से आकर वापस यहाँ आना है। यहाँ बना देती हूँ, इस तरह से जाके इस तरह से हम क्या आएंगे? वापस ये रिंग बनती है। ये याद रखना है। कहाँ से चलेंगे? इधर से चलेंगे। कौन से? यहाँ नाइट्रोजन से चलेंगे और कहाँ आएंगे? इस तरह। तो चौथा और 5वां कार्बन, कॉमन कार्बन कौन सा हुआ? चौथा तथा 5वां कार्बन क्या है? इस प्यूरिन के अंदर कॉमन कार्बन है, यानी ये चौथा और 5वां कार्बन पिरिमिडिन वलय भी बना रहा है तथा साथ में क्या बना रहा है? इमिडाज़ोल वलय भी बना रहा है। वो कैसे मैंने बताया, देखो इसको ढक लो, 2 नाइट्रोजन और 1 कार्बन को ढक लो, ये पूरी रिंग क्या बन गई? पिरिमिडिन वलय बन गई। अब इसको ढक लो और ये देखो 3 कार्बन और 2 नाइट्रोजन की एक रिंग क्या बन गई? इमिडाज़ोल रिंग बन गई। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं पिरिमिडिन। हाँ, पिरिमिडिन के अंदर तो हमने देख लिया कौन सी वलय है, ये पिरिमिडिन वलय होती है। इसके अंदर हम नंबरिंग देखने वाले हैं। इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से 6 क्या है? कार्बन की एक रिंग है, सॉरी 6 तत्वों की, 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन की एक क्या है? पिरिमिडिन वलय है। इसकी नंबरिंग कहाँ से करनी है? हमको यहाँ से चलनी है और घड़ी की दिशा में यहाँ बना देती हूँ। किस तरह से चलेंगे? हम इस तरह से चलकर एक रिंग बनाएंगे। तो आप यहाँ इस डायग्राम के थ्रू आप याद रख लीजिए कि नंबरिंग कहाँ से करते हैं। इंपॉर्टेंट है नंबरिंग, क्योंकि वहाँ ये पूछेगा कि प्यूरिन, जैसे आगे मैं बताऊंगी एडेनिन है, एडेनिन के अंदर कौन से कार्बन पर अमीनो समूह जुड़ा हुआ है, तो आपको यदि नंबरिंग नहीं आएगी तो कहाँ से बताओगे आप? इसलिए आपको नंबरिंग आना जरूरी है, नंबरिंग याद करनी जरूरी है। इसको किस तरह से याद आप कर सकते हो वो मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि आप इस तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में चलिए। यहाँ पहले इस नाइट्रोजन से चलना है, इस नाइट्रोजन से, और घड़ी की उल्टी दिशा में चलिए और इस तरह से आप एक रिंग बना दीजिए। तो आपकी ये कौन सी रिंग बन जाएगी? ये पिरिमिडिन और इमिडाज़ोल यानी प्यूरिन बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पिरिमिडिन में आप घड़ी की दिशा में यहाँ नीचे से चलिए, नीचे से चलकर यहाँ घड़ी की दिशा में घूमते हुए यहाँ तक आ जाइए। ये क्या है? पिरिमिडिन वलय यानी कि पिरिमिडिन। ठीक है, तो नंबरिंग करना आना जरूरी है, तभी आप बता सकते हो कि ये कौन सा प्यूरिन है और कौन सा पिरिमिडिन है। ठीक है, या किस कार्बन पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं प्यूरिन 2 होते हैं। प्यूरिन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। ए और जी से याद रखो, ए और जी से याद रखो। क्या है? ए और जी प्यूरिन है। क्या है? प्यूरिन है।
ए से एडेनिन, जी से गुआनिन। इसकी संरचना भी मैं बता देती हूं। तो देखिए इसकी संरचना, एडेनिन की संरचना कैसे होगी, ये रिंग होगी, इस तरह से ये रिंग होगी। यहां क्या जुड़ा होगा, यहां अमीनो समूह होगा। क्या देख रहे हैं, एडेनिन की संरचना सूत्र है, इसकी हमने क्या है नंबरिंग भी कर दी, 1 2 3 और 4 5 6। हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे, ये यहाँ से ये रिंग बनाते हुए। हमको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, ये डायग्राम ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखते हुए हम इनकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और फिर ये 7वां, 8वां, 9वां। तो एडेनिन के अंदर क्या होता है, एडेनिन के अंदर छठे कार्बन पर क्या जुड़ा होता है, अमीनो समूह जुड़ा होता है। तो हम बता सकते हैं ना कि यदि आपसे पूछ ले कि एडेनिन के अंदर कौन से कार्बन पर अमीनो समूह जुड़ा होता है, तो हम बता सकते हैं कि छठे कार्बन पर जुड़ा होता है अमीनो समूह। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं गुआनिन की संरचना। गुआनिन की संरचना के अंदर क्या होगा कि यहां से तो क्या है, ये अमीनो समूह हट जाएगा और कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ क्या जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। कि गुआनिन के अंदर क्या होगा कि छठे कार्बन पर क्या जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन, तथा यहाँ दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा होगा, अमीनो समूह जुड़ा होगा। बस इतना ही अंतर है एडेनिन और गुआनिन के अंदर। ये अब क्या बन गया, गुआनिन बन गया। यदि आप नोट्स बना रहे हो तो वीडियो को रोक कर आप पीछे एडेनिन की संरचना लिख लीजिए और फिर उसके बाद इस गुआनिन की संरचना लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने इसी के अंदर एडेनिन और गुआनिन दोनों बता दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए पिरिमिडिन रिंग। पिरिमिडिन कौन से होते हैं, पिरिमिडिन होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, थाइमिन होते हैं और यूरेसिल होता है और क्या होता है, साइटोसिन होता है। ठीक है, हम डीएनए तथा आरएनए के अंतर भी पढ़ेंगे, वहां हम देखेंगे कि जो आपका आरएनए है, आरएनए के अंदर क्या है, थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ये यूरेसिल कहाँ होता है, ये तो होता है आरएनए के अंदर, और ये कहाँ होता है, ये डीएनए के अंदर होता है थाइमिन। ठीक है, और ये दोनों में है, साइटोसिन दोनों में पाया जाता है। साइटोसिन क्या पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। तो नाइट्रोजनिक क्षार की यदि एक डीएनए या आरएनए के अंदर संख्या पूछे तो कितनी होगी, आपकी 4 होगी। कौन, 2 प्यूरिन की और 2 किसकी होगी, पिरिमिडिन की होगी। तो प्यूरिन की तो हम जानते हैं एडेनिन और गुआनिन जो आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाई जाती है, जबकि आपके यहाँ क्या है, डीएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है, पिरिमिडिन, जबकि आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर क्या होगा, यूरेसिल होगा, और एक तो होएगा कौन सा, साइटोसिन, दोनों में होगा। तो इतनी बात क्लियर है। देखिए अब इनके थोड़े थोड़े संरचना सूत्र भी देख लेते हैं। तो देखिए इसकी संरचना सूत्र, यहाँ नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम, यहाँ इसके अंदर हम नीचे से नंबरिंग करेंगे, घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे। कैसे चलेंगे, घड़ी की दिशा की ओर, 1 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें अंतर इसी तरह से याद रखो, TUC, देखो ये किस तरह से याद रह सकता है, तो मैं इसके लिए एक और बता देती हूँ। आपने नाम तो सुना होगा T-साइसी, T-साइसी। आगे हम पढ़ेंगे, आरएनए होता है, आरएनए के अंदर एक tRNA होता है। tRNA जो होता है, tRNA, उसके अंदर एक भुजा होती है, उसकी कितनी, 4 भुजा होती है tRNA की। क्लेवर लीफ मॉडल हम देखेंगे आगे, वहां एक भुजा कैसी होती है, T-साइसी होती है। कैसी होती है, T-साइसी। इसी से याद रखो, T से ये यहाँ क्या है, थाइमिन है, और क्या है, यूरेसिल है, और क्या है आपकी C से साइटोसिन। ठीक है, तो T-साइसी से TUC यानी थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, इसी क्रम से याद रख लो। तो एक मैं थोड़ा सा यहाँ से किस तरह से याद करना है आपको बता देती हूँ कि तीनों में क्या होगा, दूसरे कार्बन में तीनों में क्या जुड़ी होगी, ऑक्सीजन जुड़ी होगी। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ देखिए थाइमिन के अंदर क्या होगा, यहाँ चौथे कार्बन पर ऑक्सीजन, इस यूरेसिल में भी चौथे कार्बन पर क्या होगी, ऑक्सीजन, जबकि साइटोसिन में चौथे कार्बन पर क्या जुड़ा होगा, अमीनो समूह जुड़ा होगा। तो ये तो सभी में सेम है,
दूसरे कार्बन पे तो सभी में सेम है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि चौथे कार्बन में क्या है, थाइमीन के अंदर ऑक्सीजन, यूरेसिल के अंदर ऑक्सीजन, सिर्फ किस में अंतर है, साइटोसिन में क्या होता है, अमीनो समूह। तो ये तो याद रख लोगे कि सिर्फ साइटोसिन में हमको याद रखना है कौन से, चौथे कार्बन पर अमीनो समूह होता है। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा क्या है, फिर एक्स्ट्रा यही है कि थाइमीन के अंदर होगा कौन से, 5वें कार्बन पर एक मेथिल समूह और जुड़ा होगा, कि 5वें कार्बन पर क्या है, एक मेथिल समूह और जुड़ा होगा। या फिर इस तरह से याद रख लो, थाइमीन और साइटोसिन में 2 ये अन्य तत्व है, इसमें एक ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो किसी भी तरह से अंतर करके याद कर लो और इसका क्रम यही रहने दो। तो ये तो क्या है, ये हमने नाइट्रोजनिक क्षार की हमने जानकारी ले ली है कि नाइट्रोजनिक क्षार है, 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिमीन तथा पिरिमिडीन होता है। पिरिमिडीन में एक ही रिंग होती है, कौन सी, आपकी पिरिमिडीन वलय होती है, पिरिमिडीन रिंग होती है, जबकि आपके प्यूरिन के अंदर 2 वलय जुड़कर क्या है, प्यूरिन का निर्माण करती है। वो दोनों कौन सी वलय है, एक तो वलय वही पिरिमिडीन वलय होगी, और पिरिमिडीन वलय के साथ क्या जुड़ी होगी, इमिडेजोल वलय जुड़ी होगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से डीएनए तथा आरएनए के अंदर ये तीनों नाइट्रोजनिक क्षार, शर्करा, फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं। मैं थोड़ा सा यही बता देती हूँ, या आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डीएनए तथा आरएनए में किस तरह से इस न्यूक्लियोटाइड का अंतर होता है। एक तरफ हम डीएनए का देखेंगे और एक तरफ हम क्या देखेंगे, आरएनए का देखेंगे। हम क्या देखने वाले हैं, फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षार, फास्फेट, शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षार। तो सबसे पहले एक एक करके अंतर बता देती हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हमको क्या देखनी है, फास्फेट देखनी है, क्या, फॉस्फेट, और दूसरी शर्करा, और तीसरी यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट्रोजनिक क्षार, नाइट्रोजनिक क्षार। इन तीनों का हम अंतर करते हुए दोनों के अंदर पढ़ेंगे किस तरह से। देखिए, फॉस्फेट तो हमने देखा था कि दोनों में समान होता है, ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट, और यहां भी क्या होगा, ऑर्थोफॉस्फेट होगा, ऑर्थोफॉस्फेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ डीएनए में भी ऑर्थोफॉस्फेट है और आरएनए में भी क्या पाया जाता है, ऑर्थोफॉस्फेट। तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर किस तरह से, कि जो कथन वाले सत्य और असत्य कथन के अंदर पूछ सकते हैं, कि जिसमें दिया होगा कि फॉस्फेट दोनों में डीएनए तथा आरएनए में समान पाया जाता है। तो या एक ये कथन दे दिया होगा और एक कथन जैसे ये दे दिया होगा कि डीएनए में फॉस्फेट अलग होता है तथा आरएनए में फॉस्फेट अलग होता है, या डीएनए में ऑर्थोफॉस्फेट होता है जबकि आरएनए में कोई और फॉस्फेट दे देगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या है, हमको कंसेप्ट जो हमारा है वो क्लियर है, हमको पता है कि फॉस्फेट दोनों में क्या होता है, समान होता है, दोनों में ऑर्थोफॉस्फेट होता है। तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए शर्करा जो होती है वो कैसी होती है, पेंटोज शर्करा तो होती है, जबकि डीएनए में क्या होती है, पेंटोज तो दोनों में ही है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जबकि यहां क्या होगी, राइबोज शर्करा होगी, यहां क्या होगी, राइबोज शर्करा होगी। और ये हम देख चुके हैं कि किस तरह से, जैसे देखो दोबारा से बना के बता देती हूं, इस तरह से होगी, ठीक है, पहला और दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन, ये तो है राइबोज शर्करा। ये क्या है, राइबोज शर्करा है। डीऑक्सी राइबोज शर्करा कैसी होगी कि दूसरे कार्बन से ये एक ऑक्सीजन हटा देंगे, यहां से एक मैंने ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या हो जाएगी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होगी। यहां ऑक्सीजन होगा दूसरे कार्बन पर तो क्या होगी, राइबोज शर्करा होगी, जबकि यहां ऑक्सीजन हटा देने पर, दूसरे कार्बन से एक ऑक्सीजन हट जाने पर क्या बन जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा बन जाती है। यहां नोट लगाकर लिख लेना कि डीऑक्सी राइबोज शर्करा में दूसरे कार्बन से एक ऑक्सीजन
एक ऑक्सीजन हट जाती है, एक O2 क्या हो जाती है, हट जाती है, हट जाती है। नोट लगाकर लिख लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं हमने फास्फेट और शर्करा तो पढ़ लिया कि किस तरह से दोनों में अंतर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इतना यहाँ से पूछ लेते हैं सत्य और असत्य कथन वाले में, जबकि यहाँ से डीऑक्सीराइबोस शर्करा में, या यहाँ से तो कम पूछने के चांस है, लेकिन यहाँ से ये पूछ ले कि कौन से कार्बन से ऑक्सीजन हट जाती है, क्योंकि हम इतना नहीं गहराई में पढ़ पाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये तो नॉर्मल सा हो गया है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा, नाम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछने के चांस नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से कार्बन से ऑक्सीजन हटती है, ठीक है। तो दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन हट जाती है, या इसका जो सूत्र है वो पूछ लेते हैं, C5H10 और यहाँ क्या होगा O4, यहाँ C5H10O5, ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी राइबोस शर्करा है निम्न में से, तथा कौन सी डीऑक्सीराइबोस शर्करा है, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजनिक क्षार, नाइट्रोजनिक क्षार में क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजनिक क्षार दो प्रकार के पढ़े थे, अभी अभी हमने पढ़े हैं। एक क्या होता है, प्यूरिन होता है, और एक क्या होता है, पिरिमिडीन। क्या होता है, पिरिमिडीन। तो देखिए प्यूरिन में तो हमने क्या पढ़ा था, AG, एडेनिन और गुआनिन, हमने क्या पढ़ा था, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडीन में हमने क्या, T, U और C से पढ़ेंगे। तो डीएनए के अंदर इन तीनों में से क्या होगा, एक तो थाइमीन होगा, T होगा, और एक हमारा क्या होगा, साइटोसिन होगा। तो याद रखना कि प्यूरिन जो है वो तो एडेनिन तथा गुआनिन होता है, जबकि पिरिमिडीन इसमें क्या पाया जाता है, थाइमीन तथा साइटोसिन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजनिक क्षार कैसे होंगे, नाइट्रोजनिक क्षार, यहाँ नाइट्रोजनिक क्षार कैसे होंगे, वही प्यूरिन तथा पिरिमिडीन। प्यूरिन तो दोनों में समान होता है, क्या होगा, एडेनिन तथा गुआनिन, जबकि पिरिमिडीन में क्या होगा, पिरिमिडीन में U और C होगा। यहाँ थाइमीन पाया जाता है, जबकि यहाँ यूरेसिल पाया जाता है। सिर्फ इतना ही अंतर है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि यूरेसिल किस में पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, जबकि यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन जो है वो किस में पाया जाता है, डीएनए के अंदर पाया जाता है। इस तरह से इन तीनों का अंतर आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा है, PSN। मैंने कहा था ना कि सिर्फ आप यदि PSN याद कर लोगे तो आधा चैप्टर याद हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा है, PSN। इस PSN को क्या कहेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, यहां लिख देती हूं, एक न्यूक्लियोटाइड। मैं बार बार बताऊंगी क्योंकि आप लोगों के याद हो जाए। PSN क्या है, न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब इसके साथ, इस शर्करा के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, फास्फेट और शर्करा, और फिर मैंने क्या, नाइट्रोजनिक क्षार। ये क्या हो गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ये दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना रहे हैं, दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और फिर इस तरह से कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे। इस तरह से क्या है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल। तो ये इस पूरे को हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह दो, या इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल हम जानते हैं कितने, दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है तथा एक आरएनए होते हैं। तो इसमें से ये कौन सा है, डीएनए है या आरएनए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मेरे को कि ये डीएनए है या आरएनए है। देख लेती हूं कितना पढ़ते हो। तो ये क्या है, एक ही क्या है, धागा है, एक ही रज्जु है। तो एक रज्जु है तो इसको हम क्या कहेंगे, आरएनए। ये अंतर हम स्टार्टिंग वाले पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि एक रज्जु जो है, एक रज्जु वाला क्या कहलाता है, आरएनए कहलाता है। जब इसके साथ दूसरी रज्जु और जुड़ जाती है तो क्या बनाती है, डीएनए बनाती है।
यहाँ ये लिख लो एक बार, फिर मैं यहाँ से हटा के दूसरी रज्जू और बना देती हूँ। ये तो एक रज्जू वाला, सिंगल रज्जू वाला क्या है, आरएनए जो क्या होता है, आरएनए कैसा होता है, एकल रज्जू की। इसी एकल रज्जू की नाम क्यों पड़ा, इसी वजह से, क्योंकि ये एक सिंगल रज्जू, एक न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक कमल बना रही है, ये न्यूक्लिक कमल क्या है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाई, ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर धागा बनता है, या रज्जू कहते हैं हम उसे, क्या, रज्जू। आरएनए में एक ही सिंगल रज्जू होती है, जबकि डीएनए में क्या होती है, दो रज्जू आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ती है, तो फिर क्या है, वो क्या बनाती है, डीएनए बनाती है। वो किस तरह से हम देखते हैं। ये एक सिंगल रज्जू और इसके साथ दूसरी रज्जू, ये नाइट्रोजन ऐसे जुड़ेगा, उल्टा जुड़ जाएगा। अब उल्टा पढ़ो, PSN PSN, इस तरह से उल्टा पढ़ो। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या है, ये दूसरी रज्जू जुड़ गई, ये क्या जुड़ गई, दूसरी रज्जू जुड़ गई। ठीक है, ये क्या, दूसरी रज्जू, ये एक रज्जू और ये दूसरी रज्जू, दो रज्जू मिलकर अब ये कौन सी संरचना बना रही है, ये कौन सी संरचना बना रही है, डीएनए बना रही है। क्या बना रही है, डीएनए बना रही है। अब हम इस एक न्यूक्लियोटाइड को देखने वाले, देखो हमने क्या पढ़ा, PSN, P यहाँ क्या है, फास्फेट, उसका संरचना सूत्र हम जानते हैं, शर्करा का संरचना सूत्र भी हमने पढ़ लिया है, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार का भी संरचना सूत्र पढ़ लिया है। तो हम देखने वाले हैं कि ये नाइट्रोजनी क्षार, ये फास्फेट और ये जो शर्करा है आपस में किस तरह से जुड़ती है, तथा इसके बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ फास्फेट। फास्फेट कैसी होती है मैंने बता दिया, यहाँ ऑक्सीजन या OH, ये मैंने फास्फेट का। शर्करा का सूत्र भी मैंने बता चुकी हूँ कि किस तरह से होगा संरचना सूत्र, इस तरह से। ये क्या है, शर्करा, HOH। कमेंट बॉक्स में लिखिए ये मैंने कौन सी शर्करा बनाई है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा बनाई है या फिर ऑक्सी राइबोस, सीधी राइबोस शर्करा बनाई है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे पता चलेगा कि कौन कौन पढ़ रहा है। अब इस शर्करा को, यहां शर्करा किसके, फास्फेट से जुड़ी हुई है, ये चीज ध्यान से समझ लीजिए, जिससे आपको क्या है, बॉन्ड भी याद हो जाएगा कि कौन कौन से इसके बीच में बंध बनते हैं, और आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा यहाँ से देखो 12th क्लास की NCERT है, उसमें ये इस तरह से जोड़कर एक डायग्राम बना के दे रखा है। वो सीधा आप देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब ये मेरा लेक्चर पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद यदि आप वो डायग्राम तथा वो थ्योरी पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। और 12th क्लास की बायोलॉजी, यदि आपने 11th और 12th की बायोलॉजी कर ली तो आपके लैब असिस्टेंट का बेड़ा पार है। और वहीं से पूरी NCERT का ही सारांश निकालकर, और ये मैं बता रही हूँ, और मैं नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम पे। हो सके तो मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर आपकी क्लास लेती रहूँगी। ठीक है, रेगुलर क्लास लेती रहूँगी, बीच में 1-2 दिन मिस हो जाएगी तो वो अलग बात है। बाकी मेरा यही टारगेट है कि मैं डेली क्लास आपकी रेगुलर देती रहूँगी। या ठीक है, तो फिर क्या होगा, साथ साथ में मैं क्या है आपको टेलीग्राम पे जितना पढ़ाऊँगी उसके नोट्स भी वो PDF बनाकर डाल दूँगी, जिससे आप क्या है उसके जो नोट्स बनाने में भी ईजी हो जाएगा और कुछ समझने में भी क्या है ईजी हो जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ डाल दूँगी, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिससे आपको क्या है वहाँ से PDF जो नोट्स है उनकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये फास्फेट है, ये क्या है, ये शर्करा है। इस शर्करा को इस फास्फेट के साथ जोड़ना है। यहाँ भी क्या जोड़ रखा है, इस फास्फेट को इस शर्करा के साथ जोड़ रखा है। अब देखो ये कहीं से भी नहीं जुड़ती है, ऐसे नहीं जुड़ जाती है कि यहाँ आकर सीधी जुड़ गई, कहीं से भी नहीं, पर्टिकुलर जगह है वहाँ से आकर जुड़ती है। ये इसका, इस CH2OH को मैं इस तरह से लिख देती हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने जो CH2OH था इसको मैंने OH ऊपर लिख दिया, इतना ही किया है और कुछ नहीं किया है, देख लीजिए। तो यहाँ से हाइड्रोजन और ये OH दोनों यहाँ से मिलकर क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक जल का अणु निकल जाएगा।
क्या निकल जाएगा, एक जल का अणु निकल जाएगा। देखो फास्फेट और शर्करा आपस में जब जुड़ती है, फास्फेट तथा शर्करा जब आपस में जुड़ती है तो वहां क्या है, जल का एक अणु निकलता है। क्या है, जल का एक अणु निकलता है। कौन से, 5वें कार्बन से। कहां से जुड़ रही है, 5वें कार्बन से। देखो हमने क्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कार्बन है। 5वें कार्बन से क्या जुड़ रही है, आपका फास्फेट समूह जुड़ रही है। शर्करा के 5वें कार्बन से क्या जुड़ती है, फास्फेट जुड़ती है और वहां से एक क्या निकलता है, जल का अणु निकलता है। देखो ये जल का अणु निकल गया तो किस तरह से यहाँ एक क्या बन जाएगा, मैं यहाँ से ये हटा के लिख देती हूँ। यहाँ ये क्या बन गया, इस OH के बीच और यहाँ C के बीच में क्या है, एक बंध बन गया। उस बंध का नाम होता है फास्फोएस्टर बंध। फास्फोएस्टर बंध। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा फास्फोडाइएस्टर बंध, लेकिन मैं कहती हूँ कि यहाँ ये क्या है, फास्फोएस्टर बंध है, फास्फोडाइएस्टर बंध नहीं है। बनेगा फास्फोडाइएस्टर बंध, लेकिन एक शर्करा तथा एक फास्फेट के मध्य क्या होता है, फास्फोएस्टर बंध ही होता है। यदि इस तरह से यदि आपका कथन आ गया कि एक शर्करा, न्यूक्लियोटाइड के एक शर्करा तथा एक फास्फेट के मध्य बंध कैसा है, तो फास्फोएस्टर भी होगा वहाँ और वहाँ आपको फास्फोडाइएस्टर बंध भी मिलेगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, फास्फोएस्टर बंध करना है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा फास्फोडाइएस्टर बंध क्या है, जब मैं पूरा बताऊंगी तब समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने क्या जोड़ दी, ये मैंने शर्करा और मैंने फास्फेट जोड़ दी। याद रखना क्या, फास्फेट का OH समूह किसके साथ है, शर्करा के 5वें कार्बन से, क्या है, 5वें कार्बन से जुड़ेगा। देखो हम डीएनए की संरचना बनाते हैं, किस तरह से डीएनए की हम संरचना बनाते हैं। उस डीएनए की संरचना में हम क्या देखते हैं कि एक 5' सिरा होता है और एक 3' सिरा, फिर जस्ट उसका उल्टा होता है 3' और 5'। कभी नहीं समझ में आया होगा आपको कि ये 5' क्या है और ये 3' क्या है, लेकिन आज मैं आपको बता देती हूँ कि ये 5' यहाँ क्यों लिखा जाता है। क्योंकि शर्करा के 5वें कार्बन से, कौन से, शर्करा के 5वें कार्बन पर आकर कौन जुड़ता है, फास्फेट जुड़ता है। शर्करा के 5वें कार्बन पर जुड़ने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, 5' सिरा कहते हैं। ये है डीएनए की संरचना, इसकी पूरी डिटेल से भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम इसके आगे ये जो है, हम एक न्यूक्लियोटाइड ही पढ़ रहे हैं, अभी इस न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, तो अब हमको क्या जोड़ना है, ये तो मैंने क्या जोड़ दी, फास्फेट और शर्करा जोड़ दी। अब हमको क्या जोड़ना है, हमको जोड़ना है कौन, नाइट्रोजनिक क्षार। नाइट्रोजनिक क्षार हमने पढ़े थे, नाइट्रोजनिक क्षार कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक प्यूरिन और एक क्या होता है, पिरिमिडिन होता है। कौन, पिरिमिडिन होता है। तो याद रखना बच्चों, यहाँ जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन में क्या, मैंने क्या बताया था, इस तरह से 2 रिंग होगी, क्या होगी, 2 रिंग होगी। इस तरह से, ठीक है। और पिरिमिडिन में एक ही वलय होगी, एक ही रिंग होगी, जो क्या होगी, पिरिमिडिन रिंग होगी। ठीक है, एक ही वलय होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नंबरिंग करना। मैंने कहा था ना, नंबरिंग वहां भी याद रखनी है कि किस तरह से कौन सा प्यूरिन है तथा कौन सा पिरिमिडिन है। ठीक है, लेकिन यहां और काम में आने वाली है नंबरिंग किस तरह से, कि मैंने ये कहा, ये तो क्या चलेगा, घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगा। इसकी नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, इसकी नंबरिंग मैंने क्या बताया था आपको, इस सूत्र से याद रखो। किससे, इस तरह से ऐसे करके, और ये सूत्र क्या, इस डायग्राम से याद रखो। हमको कहाँ से चलना है, यहाँ से, इस नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9। ठीक है, ये यदि आपके दिमाग में है तो आप नंबरिंग आसानी से कर दोगे। अब देखिए इसकी नंबरिंग मैंने क्या कहा, घड़ी की दिशा में चलना है और नीचे से जाकर इस तरह से घुमाना है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि जब यदि प्यूरिन जुड़ता है इसके साथ, इस शर्करा के साथ क्या है, प्यूरिन जोड़ेंगे। क्या जोड़ दें, प्यूरिन, जैसे एडेनिन या ग्वानिन। जैसे मैंने क्या यहाँ एडेनिन जोड़ा, एडेनिन यदि जोड़ूंगी तो ये 9वें कार्बन से जुड़ेगा। कहाँ से, 9वें, इस कार्बन से
किसके साथ? शर्करा के साथ 9वीं पोजीशन से। 9वीं पोजीशन पे क्या है? नाइट्रोजन है, सॉरी कार्बन नहीं, नाइट्रोजन है। 9वीं पोजीशन से, प्यूरिन के 9वीं पोजीशन से जुड़ेगा कौन? शर्करा के साथ। ठीक है, तो किस, ये कौन सा कार्बन है? ये आपका पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो कौन से कार्बन से जुड़ेगा? पहले कार्बन के साथ बंध बनाएगा। इस पहले कार्बन के साथ ये एडेनिन जुड़ जाएगा। किस तरह से? जैसे देखिए यहाँ मैं ये एडेनिन लिख देती हूँ, NH2 समूह जुड़ा होगा तो क्या होगा? छठे कार्बन पे जब NH2 होगा तो क्या होती है? क्या होती है? एडेनिन होती है, एडेनिन। तो एडेनिन जैसे देखो मैं जोड़ देती हूँ यहाँ, या फिर मैं आपको इस तरह से ही जोड़ के बता देती हूँ जिसे आसानी से याद रहेगा। ये देखो, ये कहाँ है 9वां कार्बन? यहाँ से ये जुड़ेगा, या मैं इसको इस तरह से उल्टा भी बना सकती हूँ। जैसे ये देखो, इस पोजीशन के साथ यहां से एक क्या निकल जाएगा? H, और यहां से ये क्या है? HOH मिलकर क्या निकल जाएगा? जल का एक अणु निकल जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा? बंध बन जाएगा। इस बंध को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बंध। याद रखना, भूल मत जाना। ग्लाइकोसाइडिक बंध जो है वो किसके मध्य होता है? नाइट्रोजनिक क्षार तथा शर्करा के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। तो ये तो कहां से? अपनी 9वीं पोजीशन से जुड़ा है। प्यूरिन तो किस पोजीशन से? यहां से याद रखो, कौन सी पोजीशन से जुड़ता है? 9वीं पोजीशन से। जबकि पिरिमिडिन जो है वो अपनी फर्स्ट पोजीशन से जुड़ता है, इस फर्स्ट पोजीशन से। तो मैं यदि यहाँ, ये तो मैंने क्या जोड़ा है? एडेनिन जोड़ा है। अब यदि मैं यहाँ साइटोसिन जोड़ दूं तो क्या जुड़ेगा? किस तरह से जुड़ेगा? ये अपनी फर्स्ट पोजीशन से जुड़ जाएगा। यहाँ ये है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, तो ये अपनी फर्स्ट पोजीशन से जुड़ जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन और OH मिलकर क्या बना लेगा? एक जल का अणु, जल बाहर निकल जाएगा। और कौन सा बंध बनाएगा? एक बार सभी बोलो, कौन सा बंध बनाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाएगा। ठीक है, क्लियर? इतना आई बात समझ में? अब यहाँ हम देखते हैं इस न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बंध है। यहाँ से आसानी से याद हो जाएगा। ये तो हमने एक संरचना सूत्र के थ्रू हमने क्या बना दिया? ये न्यूक्लियोटाइड बना के बताया है। ठीक है, याद रखोगे। प्यूरिन कौन सी पोजीशन से? अपनी 9वीं पोजीशन से। पिरिमिडिन कौन सी? फर्स्ट पोजीशन से जुड़ता है। किसके साथ? शर्करा के साथ। कौन से कार्बन के साथ? पहले कार्बन के साथ जुड़ जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखिए यहाँ जो तीसरा कार्बन है, अब यहाँ दूसरा हमने क्या जोड़ दिया? यहाँ हमने क्या जोड़ा है कि शर्करा के साथ क्या जुड़ेगा? फास्फेट जुड़ेगा। तो ये जो फास्फेट इस शर्करा के साथ, देखो 5वें कार्बन से तो कौन जुड़ रहा है? एक दूसरा फास्फेट जुड़ रहा है। ये तो कौन से? इस 5वें कार्बन से जुड़ रहा है। यहाँ जो तीसरा कार्बन है, यहाँ ये जो तीसरा कार्बन है, इस तीसरे कार्बन के साथ एक फास्फेट और आकर जुड़ जाएगा। जैसे किस तरह से? यहाँ ये जुड़ गया। यहाँ से ये क्या निकलेगा? H और OH मिलकर क्या निकल जाएगा? एक जल का अणु निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। और यहाँ मैं बना दूंगी कौन सा? एक बंध बना दूंगी। कौन से? तीसरे कार्बन के साथ मैं क्या बना दूंगी? एक बंध बना दूंगी। कौन सा बंध? फास्फोएस्टर बंध। फास्फोएस्टर बंध। अब देखो, अब मैं बोलती हूँ कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर या न्यूक्लिक अम्ल में फास्फेट तथा शर्करा के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल में फास्फेट तथा शर्करा के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? मेरे शब्दों पे ध्यान दो, मैं दोबारा से बोल रही हूँ। न्यूक्लिक अम्ल में फास्फेट तथा शर्करा के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? फास्फोएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, हाइड्रोजन बंध। इन 4 ऑप्शन में से जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कौन सा बंध पाया जाता है। इतने में तो आ गया होगा आंसर। चलिए देखते हैं कौन सा बंध पाया जाता है। मैंने क्या बताया? पहला फास्फोएस्टर बंध, दूसरा मैंने फास्फोडाइएस्टर बंध, तीसरा हाइड्रोजन बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध। तो इसमें होगा कौन सा? फास्फोडाइएस्टर बंध। कौन सा बंध होगा? फास्फोडाइएस्टर। वो कैसे होगा तो मैं बताती हूँ। मैंने क्या कहा? मेरे शब्दों पे ध्यान दो। मैंने ये नहीं कहा कि एक फास्फेट तथा एक शर्करा के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है। मैंने क्या कहा? एक न्यूक्लिक अम्ल के अंदर फास्फेट तथा शर्करा के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है।
मेरे को पता है सभी ने आंसर क्या दिया है, फास्फोएस्टर बंध दिया है, क्योंकि यहाँ मैंने पहले बताया तो मैंने सिर्फ एक फास्फेट तथा एक शर्करा के मध्य ही बताया था। तो यहाँ एक शर्करा से कितने फास्फेट जुड़ रहे हैं, 2 फास्फेट जुड़ रहे हैं और 2 बंध बना रहे हैं, फास्फोएस्टर बंध, इसलिए 2 बंध बना रहे हैं एक शर्करा के साथ 2 फास्फेट समूह जुड़कर, तो वो क्या हो जाएगा, फास्फोडाइएस्टर बंध हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आई बात समझ में। और बाकी हम पढ़ेंगे कल, आज के लिए इतना ही। ओके, पढ़ते रहिए और आप इसके नोट्स भी साथ साथ में तैयार करते जाइए और मत सोचिए कि वैकेंसी कब आने वाली है। आप अभी से अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे कदम बढ़ाइए, तो आप जरूर सफल होगे। मैंने क्या कहा, 1% वो कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, अपने अंदर जगा कर रखना है। वो कब आ सकता है, वो आ सकता है आपका जब आपके एग्जाम आएंगे या जब आपकी वैकेंसी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, उस टाइम आप क्या है, उस टाइम आप पूरा कोर्स कवर चुके होंगे, पूरा कोर्स कवर कर चुके होंगे, तो आपको कितना कॉन्फिडेंस होगा कि झटा फटाक से यदि अभी एग्जाम हो जाए तो हम अपना बेड़ा पार कर ले और इसी भर्ती में हम जॉब में लग जाएंगे। जरूर होगा ऐसा आपके साथ। ओके, टेक केयर, पढ़ते